सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले तेजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जय जवान। आज की इस, सब लोग बीच में बैठ जाए, बस सबको दिखता, बैठ जाओ यार प्लीज, बैठो सब लोग बैठो ताकि आराम से अपना कार्यक्रम चले। अपना कार्यक्रम लंबा चलेगा, सुनिए मेरी बात। आज खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, ये भी तय कर लिया है। अभी 1-1.25 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि हमारा जो मांग पत्र है उसके अंदर जो जो हमारी मांग है उसको ले जाके पूरी कर दें, नहीं तो 163 धारा वारा दिखेगी नहीं। अभी सब तोड़ ताड़ कर बिखेर देंगे इनको आज पूरे मूड के अंदर हम लोग। भाइयों, हमारी जो लड़ाई है वो किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई, मुझे नागौर के अंदर इसलिए आना पड़ा कि लंबे समय से 80-85 दिन हो गए जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी के पुनर्गठन, राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, और नागौर में लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहे इस प्रशासन का दिमाग ठीक करने का मन भी काफी समय से था। एमपी के चुनाव के जुलूस के दौरान तो ये भाग के इधर उधर छुप गए थे, लेकिन आज छुपने नहीं देंगे। आप चिंता नहीं करें, आज आर पार का संघर्ष हम लोग यहां करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य राजस्थान के किसान, नागौर के किसान को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई है बजरी माफिया के खिलाफ। जिस बजरी माफिया को पिछली सरकार के समय 1 दर्जन रैलियां करके नेस नाबूद किया, मैं धन्यवाद दूंगा नागौर सहित पूरे राजस्थान के नौजवानों का कि वो हर रैली के अंदर अपने अपने साधनों से बीकानेर नौर से लेके रिया बालोतरा और भीलवाड़ा तक जहां जहां रैलियां हुई, उन 1 दर्जन रैलियों के अंदर आप लोग आए और आपने मुझे ताकत दी। टोंक की रैली के बाद टोंक जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था। रात को 1 बजे सचिवालय के ताले खुले, अधिकारी आए और यह तय हुआ कि मेघराज सिंह एंड पार्टी से जो बजरी है वो ठेका निरस्त करना है। वो ठेका निरस्त कराया और 400 करोड़ का जुर्माना लगाया। ईडी और सीबीआई की रेड कराई। बीच में बजरी का मामला खुला था आपके। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे लोग कब समझदार होंगे। मेघराज सिंह गया, हमारे बच्चे आपस में लड़ लिए बजरी के लिए, लड़के एक को मार दिया, कई लोगों को मुकदमे लगे, राजीनामे के पैसे लगे और 60-70-80 लाख रुपए एसपी और इनके लोग बच्चों के खा गए। 2-3 करोड़ रुपए कंप्रोमाइज कर इनके लग गए। तो ये पैसा किसका था? उन किसान के बेटों का था, उन किसानों का था। मेघराज को भगाने के बाद जो बजरी का काम आपके हाथ में आया, आप उसको संभाल नहीं पाए, और अब जो बजरी माफिया आया है, अब जो बजरी माफिया वो दूसरे तरीके का है। अब बजरी के खेल के अंदर रिया जैतान में 1 दर्जन के लगभग भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नागौर के एसपी, यहां की पूर्व सांसद, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता
किसी का 2%, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 15। और हमारी इतनी सी मांग है कि जो बारामासी नदी थी, उस नदी को हम, वो नदी चले, लूणी नदी उसका नाम है। चेयरमैन साहब बैठे हैं रिया के, और लूणी नदी का अस्तित्व खतरे के अंदर है। पिछली बार उसको इतना खोद दिया कि पानी रुक ही नहीं रहा है, अपने आप आगे जा रहा है, क्योंकि ग्रेवल निकल गई नीचे से। कई जगह तो खोदते खोदते पानी आ गया। पिछली बार के संघर्ष के बाद हमने सोचा था कि सरकार के अंदर कुछ ऐसा होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीटें कम आई। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि मेड़ता की सीट अगर बहन इंदिरा बावरी की जगह ये नहीं जीतता और वापस बहन इंदिरा बावरी जीतती, तो बजरी की ऐसी विभत्स स्थिति आपको रिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जिनको चुनते हैं और जो किसान के बेटे हैं, जो दलित शोषित पीड़ित तबके से आते हैं, वो लुटेरों के साथ शामिल हो जाते हैं और बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का कोई रखवाड़ा नहीं। उस दिन जो रिया के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग रिया के अंदर आए थे, सरकार डरी, भागी, हमारे पास आई और सरकार ने वादा किया कि हम लोग जितना भी बजरी का स्टॉक इकट्ठा हो रखा है उसकी जांच कराएंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे। जांच के नाम पे ड्रोन आए, जांच भी हुई। उस दरमियान माफिया और उनके बदमाश गुंडों ने वहाँ कैंपर गाड़ी चढ़ा दी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे रिया के नौजवानों पे, किसानों पे 2 मुकदमे दर्ज हुए। रात को खींवसर के पूर्व विधायक और मेड़ता पूर्व विधायक सैकड़ों लोगों के साथ, वहाँ हजारों की तादाद में नौजवान किसान खड़े थे, इनके बीच गए। सरकार ने बात करी, 2 मुकदमे बदमाशों के खिलाफ दर्ज किए, लेकिन जब दिन होगा और वापस दोपहर हुआ तो 2 मुकदमे इनके खिलाफ भी दर्ज कर लिए और एक फर्जी स्क्रिप्ट तैयार करी पुलिस ने कहा कि व्हाट्सएप चैटिंग हुई है जिसमें एक आदमी को कह रहा है तू 50 किलो तेल ले आना, तू रुई ले आना, आग लगा देना। अरे एक आदमी को कहने से षड्यंत्र नहीं होता। वहां के तो वीडियो आए खुले बजरी के टिल्लों पे खड़े होके, जिस तरह फायरिंग की गुंडों ने, जिस तरह 44 नंबर गैंग का नाम लगा के गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार को सोचना है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि इस प्रदेश का बड़े से बड़ा गुंडा अगर किसान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता को तंग करेगा तो उसकी परमानेंट दुकान बंद कर देंगे। ये मैं उन गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं। और जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनको सलाखों के पीछे डलाएंगे। चेनाराम जी ने उस दिन ज्यादा बातें बता दी, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है एरिया के अंदर। ये नागौर का एसपी तो आपका पुराने जमाने में चेला था, आपके पास आता था। हाँ तो वही तो बात है, और क्या कह रहे हैं। बाकी बात कौन क्यों माटे, चिंता मत करो, बस इतनी बात होगी ना, बाकी तो समझ आए आधा हो जाता लोग। भाइयों, हमने आज का जो रैली का कार्यक्रम रखा वो सिर्फ प्रदेश में संदेश देना था कि नागौर से चिंगारी उठेगी और वो जयपुर जाते जाते ज्वालामुखी बन जाएगी। और नागौर की धरती से आज एक नया इतिहास लिखने आप लोग जा रहे हो। मैं नागौर के साथ साथ बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, सीकर, तमाम राजस्थान के जिलों के मैं सबके नाम लूं, हमेशा लेता हूं। तमाम जिलों से हर नौजवान अपने अपने साधन से आया है और नागौर जिला, डीडवाना कुचामन जो हमारा नया जिला बन गया, हम उनको मिस करते हैं। हम चाहते थे कि हमारे साथ ही रहें, लेकिन इनकी इच्छा थी और दूरी बहुत है। खुशी हमारे को कि डीडवाना कुचामन जिला बना, तो कम से कम अशोक गहलोत को ये कर देना चाहिए, उसका नाम तो एक रख दिया, डीडवाना कुचामन। सर कौन सा है और पूंछ कौन सी है पता ही नहीं लग रहा। डीडवाना कुचामन, कभी कहते कुचामन डीडवाना, इसमें पता नहीं लग रहा है क्या।
तो कम से कम एक व्यक्ति को तो ओबलाइज करते। दोनों को ही हरा दिया। अशोक गहलोत दोनों को जिताना चाहते थे कि मैं जिले में 2 नाम निकलूं तो दोनों एमएलए जीत जाएंगे। दोनों के कोई काम नहीं आया। एक जिले का एक ही नाम होता। अब मान लो नागौर का नाम रख दे, नागौर जाइल, लेकिन नागौर क्यों सर, अच्छा लगता है क्या? तो एक ही नाम होता भाई। ये 2 नाम वाली, 2 बाप वाली, 2 ये चीजें पता नहीं कहां कहां से मिलने आ रही पढ़ने के। मुझे लग रहा है घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। और कलयुग में, और मुझे तो अचंभा इस बात का है कि मैं कैसे कैसे लोगों की रखवाली कर रहा था मेरे पास। अच्छा रहा मेरे पास रहते हुए तो कोई कुकर्म और गलत काम नहीं किए, फंसे नहीं। लेकिन अब जाके सत्ता के अंदर फंस गए। अभी तो सत्ता से मेरा 36 का आंकड़ा है। मेरा सत्ता से एडजस्टमेंट होता है 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद। तो 2 साल तो आ रही है। सत्ता तो डरी हुई बैठी है। सत्ता के सारे मंत्री विधायक इकट्ठे हो जाए और इतनी बड़ी संख्या में रैली कर दे, बता देना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सत्ता पक्ष के लोगों कहना चाहते। कांग्रेस पार्टी पूरी इकट्ठी हो जाए, अगर 15,000 की भीड़ कर ले, बता देना कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो अपने दम पे लोगों का दिल जीत के इस तरह इकट्ठा कर सकता है। किस तरह सुबह 10 बजे से जब 3 बजे बरसात हुई, नारायण ने मुझे 8 बजे कहा कि क्या कुर्सियां लगवाएं क्या। मैंने कहा फिर लोग तो बहुत तादाद के अंदर आएंगे। इंद्र भगवान को भी नारियल चढ़ाया। मैंने कहा आज 4-6 घंटे रुक जाओ आप, बहुत परेशान किसान जवान आ रहा प्रदेश और जिले का। इंद्र भगवान की बड़ी कृपा रही, देखिए पूरे दिन ठंड रही। लेकिन नौजवानों ने जो जयपुर से आए, आरएलपी की जो टीम थी, उन्होंने सुबह 4 बजे से लगा के 12 बजे तक मैदान को सारा पानी निकाल के तैयार कर दिया जिस पे आप लोग बैठे हो।